تو आइए सुनते हैं आज आसेब भरे घर की हैरत अंगेज कहानी। आजकल वरीशा बड़ी खुश थी। किराए के मकान से जान छूटने वाली थी। जब भी मालिक मकान घर खाली करने को कहते थे, उसकी तो जान पर बनाती थी। अपने भाई और अब्बू को किराए के मकान के लिए ख्वार होता देखकर उसे बहुत दुख होता था और उसे भाई की उस आदत से भी बड़ी चिढ़ थी कि वो हर काम को बहुत ही लाइटली लेता था। तुम आखिर मकान खाली करने से चिढ़ती क्यों हो वरीशा? वरीशा की बसूरती शक्ल देखकर भाई को उसको छेड़ने में मजा आता था। भाई, अगर आपको सामान समेट कर दूसरे घर में सजाना पड़े ना तो पता लग जाएगा। वह ना सामान तो मैं और अब्बू ढोते हैं ना, और तुम घर में सिर्फ एतराज के अलावा और क्या करती हो? भाई ने हंसकर उसे छेड़ा और वरीशा के तन बदन में तो आग लग गई। ट्रक में भरकर सामान ले जाने और घर में सेट करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो भाई बहुत तंग आ गई हूँ रोज रोज की इस शिफ्टिंग से। अम्मी अब्बू से कहे ना अपना घर खरीद ले, कब तक हम खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। परेशान तो वरीशा के अब्बू प्रोफेसर जीशान और उसकी अम्मी भी थी। मालिक मकान के नखरे, फिर हर साल किराया बढ़ाने का मुतालबा और इसके अलावा आए दिन की तब्दीली से फर्नीचर पर भी जगह जगह निशानात अलग पड़ जाते थे। अब तो अब्बू ने भी संजीदगी से घर लेने का सोच लिया था, मगर उनकी महदूद आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और फिर मकानों की कीमतें भी तो आसमानों पर पहुंची हुई थी। हाउस बिल्डिंग से लोन भी रिश्वत दिए बगैर नहीं मिलता था। उन्होंने हमेशा हक हलाल का कमाया और बच्चों को खिलाया। अब इस उम्र में अपनी आकबत खराब करने से उन्हें डर लगता था। फिर उनकी किस्मत अच्छी थी कि हाउस बिल्डिंग में उनके एक शागिर्द की पोस्टिंग हो गई और यूं उन्हें बगैर किसी रिश्वत के लोन मिल गया। और बहुत सोचो बचार के बाद उन्होंने एहसनाबाद में एक 300 गज का प्लाट खरीद लिया, जो शहर से दूर और वीरान होने की वजह से निस्बतन सस्ता और उनकी रेंज में था। शुरू में तो वरीशा और उसकी माँ उस इलाके की वीरानी देखकर बहुत घबराईं। अबू, ये जगह तो बड़ी होलनाक है और फिर शहर से इतनी दूर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? वरीशा बीएससी की तालिबा थी और उसका भाई सीए कर रहा था। बेटा, कराची की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ रोजगार के मौके ज्यादा हैं, इसलिए हर सूबे के लोग यहाँ आकर आबाद हो रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पर जो आने वालों पर एतराज करते हैं। क्या अपने ही मुल्क में एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? हम रोजगार के लिए दूसरे मुल्क भी तो चले जाते हैं ना। ये तो फिर अपना मुल्क है। और बेटा, जब तक हमारा घर तैयार होगा और भी बहुत से घर बन जाएंगे। और वाकई प्रोफेसर जीशान का अंदाजा बिल्कुल सही था। 8 माह बाद घर मुकम्मल होने पर उन्होंने शिफ्टिंग की तो काफी घर बन चुके थे। सिर्फ उनके आसपास के प्लॉट खाली थे। घर देखकर वरीशा तो खुशी से बेहाल हो गई। घर बेहद खूबसूरत था, खास तौर पर छोटा सा सरसब्ज लॉन, 3 बेडरूम और अटैच बाथरूम पर मुश्तमिल उस घर में हर वो सहूलत मौजूद थी जिसका वरीशा ख्वाब देखा करती थी। हर कमरे में बिल्ट इन अलमारियां, अमेरिकन किचन के साथ छोटा सा लेकिन स्टाइलिश सा ड्राइंग रूम जिसके साथ बाथरूम भी था। वरीशा खुशी से तो अब्बू से लिपट गई। थैंक यू अब्बू, इतने खूबसूरत घर का तो मैंने सोचा भी न था। अच्छा किया जो नहीं सोचा था। इस घर पर तो सिर्फ मेरा और अम्मी अब्बू का हक है। तुम किस खेत की मूली हो? भाई ने हंसकर कहा तो वरीशा को तो पतंगे लग गए। आप यूं ही जलते हैं भाई। देखना मैं अपना कमरा किस खूबसूरती से सजाऊंगी। सिर्फ नाम का ही कमरा होगा तुम्हारा, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। इंतजार कर रहे हैं उस शख्स का जो इस मुसीबत को अपने घर ले जाए। भाई ने फिर उसे छेड़ा और वरीशा उसको मारने दौड़ी, लेकिन प्रोफेसर जीशान बीच में आ गए। बेटा, मत छेड़ा करो हमारी चहकती बुलबुल को। ये तो इस घर की रौनक और रहमत है। इसकी रुखसती के बाद भी कमरा उसी के नाम ही अलॉट रहेगा। वरीशा ने जुबान चढ़ाते हुए खुद को बाप की बाहों में छुपा लिया। कई दिन तो घर की सेटिंग में निकल गए। फिर वरीशा को तन्हाई सताने लगी। घर के सन्नाटे और वीरानी से दिल घबराने लगा। हालांकि काफी घर आबाद थे, लेकिन अजीब खुश्क और बदजोक लोग थे। किसी ने भूले से भी आकर झांका तक नहीं था। जूं जूं वक्त गुजरता रहा, वरीशा एक अजीब किस्म की बेचैनी और इस्तराब का शिकार हो रही थी। आजकल कॉलेज की भी छुट्टियां थी और मोबाइल पर दोस्तों से कितनी बातें करती और कब तक टीवी देखती। किसी से अपनी कैफियत शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर खरीदने के लिए सबसे ज्यादा उतावली वही थी। उस दिन अचानक अम्मी को प्रोफेसर साहब के दोस्त की वालिदा के इंतकाल पर जाना पड़ गया, तो अब्बू ने अम्मी को जनाजा उठने से पहले पहुंचने की ताकीद की। अम्मी, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? वरीशा ने एहतजाज किया। मैंने तुम्हारे भाई को मैसेज कर दिया है, वो मुझे 1 घंटे बाद पिकअप कर लेगा। तुम्हारे अब्बू तो जनाजा पढ़कर ही आएंगे, तुम जब तक टीवी देखती रहना।
और हाँ, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम दरवाजा मत खोलना। माँ के चले जाने के बाद वरीशा ने लाउंज में रखे टीवी को ऑन किया। उसका पसंदीदा ड्रामा आ रहा था। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। ला हौला वला कुव्वत, उसको अपनी ही बुज़दिली पर हंसी आ गई। अचानक किसी का भारी हाथ उसके कंधे पर आ धरा। वरीशा की तो चीख निकल गई, घबराकर खड़ी हो गई। कोई नहीं था। उसका दिल धड़क धड़क कर लगता था पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने घूमकर पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर घबराकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। अब उसको सर्दी महसूस हो रही थी। नवंबर का महीना था और खुले इलाके की वजह से फिजा में खुनकी सी पैदा हो गई थी। वरीशा ने टीवी बंद किया और कॉफी बनाने किचन की तरफ बढ़ी, जो अमेरिकन स्टाइल में खुला हुआ था, और काउंटर के साथ 2 कुर्सियां भी रखी हुई थीं, जिस पर अक्सर दोनों माँ बेटी दोपहर को खाना खाया करती थीं। अभी उसने सोचा ही था कि कॉफी फेंटने की आवाजें आने लगी। उसकी हैरत से तो आंखें फटी की फटी रह गईं। तैयार कॉफी काउंटर पर रखी थी। वो घबरा कर अपने कमरे में बंद हो गई और मोबाइल पर भाई से बात करने की कोशिश करने लगी, मगर शायद सिग्नल्स का प्रॉब्लम था। वो तो अब चीख चीख कर रोने लगी। अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, फिर उसे अपना होश नहीं था। आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी और बाहर से अम्मी और भाई की बातों की आवाज आ रही थी। वो घबरा कर कमरे से बाहर निकल आई। भाई, अम्मी, आप लोग आ गए? दरवाजा किसने खोला था? पागल, तुम्ही ने तो खोला था। फिर बात किए बगैर जाकर कमरे में सो गई, मगर अम्मी ने तुम्हें उठाने नहीं दिया क्योंकि तुमने जबरदस्त सुखड़ापे का मुजाहरा करके उन्हें तो हैरत में डाल दिया था। खाना तैयार, रोटी पकी हुई और घर साफ सुथरा। तुम इस कदर कामचोर और निकम्मी हो, आज तुम पर काम करने का दौरा कैसे पड़ गया? भाई के लहजे में शरारत थी। मत तंग करो मेरी बेटी को, इस कदर काम किया है, थक कर सो गई होगी ना। माँ ने प्यार से कहा तो वो सोच में पड़ गई। कैसे बताऊं उन्हें कि मैंने तो कोई काम नहीं किया, और फिर बता भी दिया तो क्या फायदा होगा? कर्ज उधार लेकर ये घर बनाया है अब्बू ने, क्या इसे छोड़ना होगा? शायद मैंने ख्वाब देखा होगा, लेकिन क्या मैंने ख्वाब में खाना भी पका दिया? माँ और बाप हैरान थे। वरीशा, जो नमाज पढ़ने की आदी ना थी, आजकल बगैर कहे नमाज के साथ साथ तिलावत कुरान पाक भी कर रही थी। दोनों ही बहुत खुश थे और दुआगो भी कि बीएससी करते ही हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। मगर परेशानी ये थी कि लोग रिश्ते के लिए कहते जरूर थे, लेकिन इस इलाके यानी एहसनाबाद आने के लिए कोई तैयार न होता था। अब तो प्रोफेसर साहब को भी शहर से बाहर घर बनाने पर मलाल होने लगा। घर खरीदने से पहले उन्हें घर वालों की और लोगों की राय को अहमियत देना चाहिए थी, या कम से कम इतना ही करते कि इस्तिखारा ही कर लेते। हालांकि उनकी ये आदत थी कि किराए का घर लेने से पहले भी वो इस्तिखारा जरूर करते थे, ताकि अल्लाह की रजा शामिल हो जाए। मगर जाने किस तरह इस अहम काम के वक्त वो इस्तिखारा करना भूल गए और अब वो पछता रहे थे। अबू ने वरीशा की तन्हाई के ख्याल से उसके कमरे के लिए बीवी की मुखालफत के बावजूद छोटा टीवी ले दिया था, ताकि वो अपने कमरे में सुकून से टीवी देख सके, क्योंकि जिस किस्म के खुले डटे ड्रामे और प्रोग्राम आते थे, उन्हें खुद भी बच्चों के, खास तौर पर बेटी के साथ बैठकर देखने में शर्म आती थी। रात नींद न आने पर जब वरीशा ने टीवी ऑन किया तो उस पर कोई ड्रोनी मूवी आ रही थी। उसने खौफजदा होकर टीवी बंद करना चाहा तो वो तो जाम हो गया। उसको लगा कि हर आंख उसी को घूर रही है, हर चेहरा उस पर टिका है। एक जिगर पाश और हौसला शिकन नजारा उसके सामने था। खौफ से उसका अपना चेहरा मस्क हो गया था, हाथ पांव जैसे मफलूज और गला खुश्क। उसकी तो घिघी बन गई, एक ढांचे जैसी चीज जिसके बड़े बड़े दांत आगे की तरफ निकले हुए थे। आंखों की जगह खाली घड़े झांक रहे थे और चीथड़ों जैसे कपड़ों से लटकते हुए हाथ जमीन को छू रहे थे। वो तो एकदम घबराकर बुरी तरह चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर सब उसके कमरे में आ गए। उसने फटी फटी नजरों से सबकी तरफ देखा और टीवी की तरफ इशारा करते हुए, जो कि बंद हो चुका था, बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो कुछ लम्हे तो जहन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रफ्ता रफ्ता याद आने पर वो माँ से लिपट कर रोने लगी और एक एक लफ्ज उन्हें बता दिया। बेटी, आखिर तुम मुंह ही मुंह में क्या बिदबिदा रही हो? बोलती क्यों नहीं? अरे, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही? अम्मी, अब्बू और भाई उसे हैरत से देख रहे थे और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसकी बात सुन क्यों नहीं पा रहे, उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहे। अम्मी उसको गले लगाकर बुरी तरह रोने लगी। अब्बू और भाई भी परेशान हो गए। बेटी, गुमसुम क्यों हो? बताओ तो सही, क्या तुमने कोई बेहाना ख्वाब देखा था? अब वरीशा परेशान होकर सोच रही थी, आखिर मेरी बात सब लोग समझ क्यों नहीं रहे। अम्मी, वरीशा को आराम करने दें, शायद ख्वाब में डर गई है, आप इसे अपने कमरे में ले जाएं। भाई ने संजीदगी से कहा और गहरी सोच में डूब गया।
अम्मी मैं रोजाना आपके कमरे में सो जाया करूं? शाम में उसने डरते डरते अम्मी से पूछा। क्या हो गया है वरीशा, बिल्कुल ही बच्चा बन गई हो। ये देर तक जागने का नतीजा है। मैं तो पहले ही तुम्हारे कमरे में टीवी रखने के खिलाफ थी, मगर तुम्हारे भाई और अब्बा के लाड के आगे मेरी कहाँ चलती है। अब सारी रात जागती हो और सुबह मुश्किल से उठती हो। वरीशा ने एक मर्तबा फिर सारा किस्सा माँ को सुनाने के लिए जुबान खोलने की कोशिश की, लेकिन जुबान में तो जैसे ताले पड़ गए। वो फिर माँ से लिपट कर रोने लगी। अम्मी ये घर बेच दें, उसने हिम्मत करके कहा। पागल हो गई हो, किस कदर मेहनत और मुशक्कत और वक्तों से तुम्हारे अब्बू ने ये घर बनाया है। तुम्हारे अब्बू का खून पसीना शामिल है इसकी बुनियादों में। मैं कभी एक दीवार में कील भी ठोकूं ना तो वो कहते हैं मेरे दिल को तकलीफ होती है। इश्क है उन्हें इस घर से। और फिर वैसे भी आजकल वो बेहद परेशान है, क्योंकि जिनसे उधार और कर्ज लिया था उनके तकाजे शुरू हो गए हैं। अम्मी ने ठंडी सांस भरी और कमरे से बाहर निकल गई। वरीशा सोच में पड़ गई। क्या इस घर में आसेब का असर है या मैंने कोई ड्रोना ख्वाब देखा है? आखिर सब भी तो इसी घर में रहते हैं। उसने सोचा कि आज वो अब्बू को जरूर बताएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सोचते ही कमरे से जैसे बाहर निकली, उसके बोलने से पहले ही अम्मी बोल पड़ी उसके सामने आकर। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला। अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने ना, वरीशा ने आजिज़ी से कहा। किससे कह रही हो? अम्मी तो नहाने गई है। भाई ने अखबार मेज पर रखते हुए उसे बोला। भाई, अम्मी अभी तो यहाँ खड़ी थी, वो घबरा कर बोली। वरीशा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम बताती क्यों नहीं हो? अम्मी कब यहाँ खड़ी थी? अम्मी तो कब से बाथरूम में है। भाई आप जरा मेरे कमरे में आए। हाँ अब बताओ क्या बात है? उसके बिस्तर पर बैठते हुए भाई ने पूछा और फिर चीख मारकर खड़ा हो गया। एक बड़ा सा सुआ खाल छीलता हुआ उसकी जीन्स में से झांक रहा था। वरीशा को लगा सुए की दो आंखें हैं जो उसे बुरी तरह घूर रही हैं। किस कदर लापरवाह हो तुम वरीशा, ये बिस्तर में इतना बड़ा सुआ कहाँ से आ गया? क्या तुम लिहाफों में डोरे डालने का काम करने लगी हो? भाई ने सुआ खींचकर निकाला और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। वरीशा भाई से लिपटकर चीखे मार मार कर रोने लगी। क्या बात है वरीशा, क्या परेशानी है? तुम बताती क्यों नहीं हो? उसी लम्हे अम्मी कमरे में आई और वरीशा को डांटना शुरू कर दिया। क्यों भाई को तंग कर रही हो? मना किया था ना फजूल बातें करने से। क्या हो गया है अम्मी, क्यों बिला वजह इस बेचारी को डांट रही हैं? माँ ने घूर कर वरीशा की तरफ देखा और जाने उन आंखों में क्या था कि वरीशा की तो सिट्टी ही गुम हो गई, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसने बेबसी से भाई की तरफ देखा और सर झुका लिया। तुम परेशान ना हो, मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ, बिला वजह तुम्हें डांटती रहती हैं। भाई अब अम्मी के पीछे गया जो कि कमरे से निकल चुकी थी। अम्मी किचन में खड़ी हुई मिली तो भाई बोलने लगा। क्या हो गया है अम्मी आपको? क्यों वरीशा के पीछे पड़ी रहती हैं? बिला वजह इसको डांट दिया कमरे में आकर। अकलौती बहन है मेरी, मुझे बेहद अजीज है। पागल हो गए हो तुम? मैं क्यों डांटूंगी वरीशा को? मैं तो अभी अभी नहाकर निकली हूँ, सोचा चाय बना लूं। भाई को अच्छा नहीं लगा कि माँ की इस गलत बयानी पर उन्हें टोके, इसीलिए उसने माँ से बहस करना मुनासिब नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चला गया। उस दिन तो हद ही हो गई। वरीशा ने मुंह पर साबुन लगाकर नल खोला तो नल से पानी निकलने की बजाय हवा निकलनी शुरू हो गई। उसने जोर जोर से अम्मी को पुकारना शुरू कर दिया। अम्मी मोटर चला दे, पानी नहीं आ रहा। आंखों में मिर्चें लगने लगी तो उसने जो ही तौलिए से मुंह पहुंचा, उसकी चीख निकल गई। एक भयानक चेहरा उसके सामने था। वो गिरती पड़ती अम्मी के कमरे की तरफ दौड़ी। माँ ने वरीशा को घूर कर देखा, उनके चेहरे का जाविया बिगड़ गया था और आंखों से कहर बरस रहा था। वरीशा माँ के बिगड़ते चेहरे को देखकर चीखें मारती हुई घबराकर घर से बाहर निकल आई और गेट पर ही बैठ गई। भाई और अब्बू को देखकर उसकी जान में जान आई। ये क्या तरीका है, घर के बाहर क्यों बैठी हो? भाई ने उसको डांटना शुरू किया तो वो जवाब दिए बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही अम्मी खड़ी थी। कहाँ चली गई थी तुम बेटी? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। अब वरीशा ने बताने के लिए मुंह खोलना चाहा, मगर उसको अपनी माँ की आंखों में कहर नजर आया तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। अब वो मुझे वरीशा की बड़ी फिक्र है, पता नहीं क्यों हर वक्त डरी डरी सहमी सहमी सी रहती है। पूछो तो कुछ बताती भी नहीं है, पता नहीं उसके साथ क्या मसला है। तन्हाई में भाई ने अब्बू के सामने अपने खदशे का इजहार किया और अब्बू भी सोच में पड़ गए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। घर में सफेद बिल्ली को देखकर तो वरीशा की आंखें चमक उठी। उसको बिल्लियां बहुत पसंद थी। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया। अम्मी देखें किस कदर सेहतमंद और खूबसूरत बिल्ली है, भाई को दिखाती हूँ। अचानक वरीशा को लगा बिल्ली का हुजम बढ़ता जा रहा है और उसके वजन से उसके हाथ दुख रहे हैं। उसने जैसे ही बिल्ली की तरफ देखा, उसकी तो चीखें निकल गईं।
बिल्ली के पांव जमीन से टकरा रहे थे और उसकी गोद में एक सेहतमंद बकरा था। उसने जोर से बकरा फेंका और चीखें मारने लगी। उसकी चीखें सुनकर सब जमा हो गए। वरीशा थर थर कांप रही थी। अबू ने पूछा कि बेटा क्या हुआ है। जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा, यकदम मुंह फेर लिया और तेज तेज बोलकर सारा किस्सा बयान कर दिया। वो जानती थी कि माँ की आंखों में उसको कहर नजर आता है, जिससे उसकी बोलती बंद हो जाती है। वरीशा ने अब्बू को ये भी बताया कि मैं जब भी भाई या अम्मी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो अम्मी मेरी बात नहीं सुनती और मुझे डरा धमका कर भाई को भी बताने से मना कर देती हैं। बेगम, तुमने वरीशा की बात क्यों नहीं सुनी? अब्बू भी गुस्से में धाड़े। मैं आपको क्या बताती, खुद मेरी भी बोलती बंद हो जाती थी। मैं खुद सारी रात जागती हूँ। दीवारों पर, छत पर मुख्तलिफ शक्लें मुझे डराती रहती हैं। कभी उनके हाथ लंबे हो जाते हैं और अजीब अजीब भयानक माफूकुल फितरत शक्लों का रक्स जारी रहता है। कई मर्तबा आपको बताना चाहा मगर मेरी खुद की आवाज बंद हो जाती है। कितनी मर्तबा मैंने वरीशा को भी बताने से मना किया है और ये मना करने की आवाज मुझे अंदर से आती है, जैसे किसी से अगर जिक्र किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मुझे ये भी एहसास था कि कितनी मेहनत, मुशक्कत और उधार कर्ज लेकर आपने ये घर बनाया है। इसकी बुनियादों में आपके खून पसीने की कमाई शामिल है। कैसे इसे छोड़ दें? आखिर में अम्मी की आवाज तो गुलूगीर हो गई। हैरत है मुझे तुम पर, इतनी तवील रफाकत में तुमने मेरे बारे में यही अंदाजा लगाया। अरे बेगम, तुमसे और अपनी औलादों से ज्यादा मुझे दुनिया में कोई चीज अजीज है? इस घर को कोड़ियों के मोल बेच भी दूं ना तो भी सौदा महंगा नहीं। मगर मुझे दुख ये है कि दोनों माँ बेटियां इस अजियत से गुजरती रहीं और जिक्र तक नहीं किया। यकीनन इस घर पर आसेबों का असर है। क्या वाकई अब्बू? भाई ने पूछा। हाँ बेटा, जो तुम्हारी अम्मी और बहन बता रही है ना वो गलत नहीं हो सकता। कुरान शरीफ में सूरह जिन में इसका जिक्र है। हम किसी आलिम से रुजू करेंगे, अल्लाह के कलाम की बरकत से हमें उनसे निजात मिल जाएगी। आलमों को तो बस रहने देना अब्बू, एक से एक बढ़कर शोबतेबाज और ढकोसलेबाज हैं। ऐसे आलमों पर तो मैं लानत भेजता हूँ। मैं भी जानता हूँ बेटा, मगर तलाश तो करना पड़ेगा ना। अभी तो नेक लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं। आज से मैं वरीशा के कमरे में और वरीशा अपनी माँ के साथ सोएगी और सोते वक्त आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर हिसार जरूर कर लेना। वरीशा के कॉलेज खुल गए थे। जब से वरीशा ने माँ के साथ सोना शुरू किया था उसका खौफ और डर जाता रहा था। अबू भी किसी आलिम की तलाश में थे, साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर से भी घर बेचने की बात कर रखी थी। जब अपने घर में सुकून से रहने की आदत हो गई थी, इसीलिए सब परेशान थे कि किराए के घर में कैसे रहेंगे, क्योंकि जितनी कीमत घर की लग रही थी उसमें तो 120 गज का घर भी नहीं आ रहा था। आजकल सब पुरसुकून थे और तमाम बातें अपना वहम समझकर सब भूल चुके थे। मगर अब्बू ने मुहिम जारी रखी। उन्होंने सोच लिया था कि अगर घर न बिक सका तो शहर में किराए पर घर ले लेंगे। यूं भी आजकल वरीशा की शादी के लिए सख्त परेशान थे। अव्वल तो कोई ढंग का रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर कोई लड़की देखने की ख्वाहिश भी करता तो एहसनाबाद का नाम सुनकर माजरत कर लेता। इसीलिए अब वो भी ऐसे वीरान इलाके में घर बनाकर पछता रहे थे। उस दिन वो घर पहुंचकर बेल बजाने ही वाले थे कि एक बुजुर्ग को अपनी तरफ बढ़ते पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अब्बू के लिए तो वो बिल्कुल अजनबी थे। जी, मुझे खलीलुर रहमान कहते हैं। डिफेंस में मेरी रिहाइश है। सुना था आप मकान बेचना चाह रहे हैं, इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। प्रोफेसर साहब ने उन्हें ड्राइंग रूम में लाकर बिठाया और फिर रख रखाव से मुतासिर होकर हर बात बता दी, सवाए इसके कि घर में किसी किस्म के आसेब का शक है। क्योंकि खुद अब्बू अभी तक इस तजर्बे से नहीं गुजरे थे, इसीलिए उन्होंने बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आप डिफेंस में रहते हैं तो फिर यहाँ घर क्यों लेना चाह रहे हैं? अरे साहब, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? फिर वो नरमी से बोले, मैं इस मकान की कीमत का तयन आप पर छोड़ता हूँ। आप शहर के किसी भी हिस्से में इतना ही बड़ा मकान पसंद कर लें, वो आपके नाम हो जाएगा, फिर ये आप मेरे नाम कर देना। देखिए, मैं सौदे में बेईमानी नहीं कर सकता। जिस कीमत में मुझे ये मकान पड़ा है उस कीमत में तो शहर में इससे आधा घर भी नहीं आएगा। फिर हाउस बिल्डिंग का लोन और लोगों का कर्ज, मैं तो घर खरीदने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। प्रोफेसर साहब ने सफाई से अपनी हैसियत बता दी। बुजुर्ग ज़ेरे लब मुस्कुराए, फिर मतानत और संजीदगी से गोया हुए, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप जल्द से जल्द मकान पसंद कर लें, मैं 1 हफ्ते बाद आकर आपसे मिलूंगा। और हाँ, अभी इस डील के बारे में किसी को बताइएगा नहीं। अब्बू को तो हैरान और शशतर छोड़कर खलीलुर रहमान साहब जा चुके थे और अब्बू हैरत में डूबे सोच रहे थे कि क्या ये गैब की मदद है। अब्बू ने घर वालों को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि किसी एजेंट ने गाहक भेजा था। फिर उन्होंने घर देखना शुरू किए। उन्हें हमेशा से केडीए ऑफिसर सोसाइटी बेहद पसंद थी।
उनके 2-3 दोस्त भी वहां रिहाइश पजीर थे। शहर के वस्त में साफ सुथरा इलाका। उन्हें एक बंगला बेहद पसंद आया जो कि 240 गज पर था, बेहद खूबसूरत और नया बना हुआ था। उनको अंदाजा था कि इसकी कीमत कम से कम 1.5 करोड़ तो होगी। फिर उन्होंने गुलशन इकबाल सहाफी कॉलोनी में भी 200 गज पर एक घर देख लिया। हालांकि उन्हें दोनों में से किसी एक की भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। अब उन्हें खलीलुर रहमान का बुरी तरह इंतजार था और हस्बे वादा वो 1 हफ्ते बाद आ गए। उम्मीद है आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, उन्होंने बैठते ही पूछा। घर पसंद तो कर लिए हैं, मगर मुझे अंदाजा है वो मेरी रेंज में नहीं है। आप इस घर की कीमत लगा दें, हम ये घर बेचकर किराए के घर में चले जाएंगे, फिर बाद में हम घर खरीद लेंगे। अब्बू ने हिचकिचाते हुए शर्मिंदगी से कहा, जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं तो आप क्यों फिक्र करते हैं। खलीलुर रहमान ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर का रुख किया। अब्बू पर तो एक ख्वाब की सी कैफियत तारी थी। फिर 1 हफ्ते बाद 240 गज का मकान उनके नाम हो चुका था। उन्होंने एहतियातन अपने दोस्त के तवस्सुत से मालूमात की। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, ना कोई लंबा चौड़ा केस था। पूरी पेमेंट हो चुकी थी और घर उनके नाम हो गया था। दूसरे दिन खलीलुर रहमान उनको अपने साथ मुख्तलिफ दफातर में ले गए और एक दिन में उनका घर खलीलुर रहमान के नाम हो गया। फिर अब्बू की हैरत पर वो मुस्कुराकर बोले, आप किसी शक में ना पड़े और रखते सफर बांध लें। आप अपनी बेटी की शादी के लिए भी परेशान हैं, देखिएगा वो नया घर आपके घर वालों के लिए खुशनसीबी की अलामत साबित होगा और आपके बेटे और बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। उन बुजुर्ग की पेशगोई बिल्कुल सच साबित हो गई। ये घर उनके लिए बेहद अच्छा साबित हुआ। प्रोफेसर साहब का प्रमोशन हुआ, वो प्रिंसिपल बन गए और वरीशा के लिए बहुत अच्छे शरीफ घराने से रिश्ता आ गया। वरीशा तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। घर भी बेहद खूबसूरत और पुरसुकून था। अम्मी खलीलुर रहमान को दुआएं देती न थकती थीं। एक दिन उन्होंने अब्बू से कहा, मेरा ख्याल है किसी दिन उन बुजुर्गवार के घर चलकर शुक्रिया तो अदा कर दें। वरीशा की मंगनी की मिठाई भी खिलाएंगे। प्रोफेसर साहब को बेगम की तजवीज बहुत अच्छी लगी। दूसरे दिन बड़ा सा केक लेकर वो बेगम के साथ उनके घर पहुंच गए। बेल दे देकर थक गए मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर तंग आकर उन्होंने एक पड़ोसी से पूछा, ये खलीलुर रहमान साहब क्या घर में नहीं होते? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो साहब हैरत से बोले, ये घर पहले हमारा था और हमने खलीलुर रहमान साहब को बेचा था। आज हम इनसे मिलने आए हैं तो कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हालांकि घर की लाइटें भी जली हुई हैं और महसूस हो रहा है कि कोई अंदर है। जाइए जाइए, अपना रास्ता नापिए साहब। जब से आप लोग घर से गए हैं आज तक हमने किसी को नहीं देखा। अलबत्ता रोजाना रात को लाइटें जरूर जली होती हैं। अजीब मुअम्मा है, ना समझने का ना समझाने का। लोग कहते हैं इस घर में जिन्नों का बसेरा है, वल्लाह आलम, लेकिन आज तक कोई अंदर नहीं गया। अगर कभी किसी बच्चे की बॉल खेलते हुए अंदर चली जाए ना तो वहां से कोई बॉल बाहर फेंक देता है। जो कोई भी है, जिन या आसेब, हमें कोई परेशानी नहीं, बल्कि शायद उन्हीं की वजह से पूरे मोहल्ले में सुकून है। न चोरी, न चकारी, न कत्लो गारत, न कोई हंगामा आराई जो आजकल कराची शहर का वतीरा है। वापसी के सफर में प्रोफेसर साहब ने अपनी बेगम को तंबीह की, देखो बेगम, जो कुछ हमने सुना समझ लो सुना ही नहीं। भूले से भी किसी का जिक्र मत करना। मुझे लगता है कि जो भी इस घर के गैर मर्रई मकीन थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उस घर में रहें। वो हमारी मजबूरी को समझते हुए खुद ही मकान के खरीदार बनकर आ गए। उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि हमारा भला ही किया। इसलिए बेहतर है हम भी इस बात को भूल जाएं और कभी भूले से भी किसी से और अपने बच्चों से भी इस बात का जिक्र ना करें। अम्मी ने भी दिल ही दिल में अहद कर लिया और वाकई फिर दोनों मियाँ बीवी ने इस बात का अपने बच्चों और किसी से भी जिक्र नहीं किया। लेकिन वो ये समझ चुके थे कि ये कोई नेक मुसलमान जिन बुजुर्ग थे जिन्हें उनकी अपने घर में मुदाखलत पसंद नहीं आई और कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके नए घर का बंदोबस्त कर दिया।